ये क्यों नहीं शो हो रहा? पेज नंबर 12। अच्छा भाई, कल हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन पढ़े थे। तो हमने लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में पढ़ा था कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो है जो कि पाकिस्तान के कानून की नज़र में, मोबाइल छोड़ दें, मोबाइल तो छोड़ना पड़ेगा ना क्लास में, ये मोबाइल ना आप लोग यूज़ किया करें सारे इसमें। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन ये, इसको 1.5 घंटे बाद ही निकाला करें। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन ये है कि जो इन लॉ रिप्रेजेंट करे डिसीज्ड की स्टेट को, और दूसरा जो है हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन, जो डिसीज्ड पर्सन की जायदाद को से बेजा मदाखलत करने की कोशिश करें, और जिसको जायदाद शिफ्ट हो जाए रिप्रेजेंटेटिव के मरने पर, अगर रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ केस किया गया था। इसमें पहली बात पहले पढ़िएगा, अगर रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ केस किया गया था तो जिस पर जायदाद शिफ्ट हो रिप्रेजेंटेटिव के मरने पर, यानी रिप्रेजेंटेटिव के मरने पर तो रिप्रेजेंटेटिव के रिप्रेजेंटेटिव्स पे जायदाद शिफ्ट होगी ना, तो अब ये भी इसके रिप्रेजेंटेटिव बन गए। जी आप सुनाएं भाई तीसरा पॉइंट इंग्लिश में। रिप्रेजेंटेटिव के मरने पर इंग्लिश में हाँ, आप सुनाएं, आप सुनाएं, इंग्लिश में नहीं किया। आप सुनाएं। On the death of representative whom on the death of the representative whom the case shift, he will be considered a representative. नहीं ये तो नहीं, आप सुनाएं। If the representative is being sued, then on the death of the representative to whom the estate is owed. ठीक है, आप सुनाएं, ऊंची बोले, खड़े खड़े होना पड़ेगा फिर, खड़े हैं। जी आप सुनाएं। रिप्रेजेंटेटिव के मरने पर उसकी जायदाद नहीं, रिप्रेजेंटेटिव के मरने पर ये कौन सी उर्दू में पेपर आने हैं, हद होगी आप लोग अभी तक। जी बोले इंग्लिश में, खड़े हैं जी आप, खड़े हैं ना आप, खड़े हैं जल्दी करें। जी जी आप सुनाएं, खड़े हैं जी आप, जी आप, जी आप सुनाएं, जी आप सेकंड नंबर पे, जी थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आप सुनाएं, जी आप, जी जी लास्ट, ठीक है बैठ से आप लोग, बैठ से। ये पता नहीं कब आप लोग सीरियस होंगे। ये हाइब्रिड वाले कितने लोगों ने याद किया हुआ था, जरा हाथ खड़ा करें सही तरीके से। अच्छा ये भी इक्का दुक्का ही हाथ खड़े हो रहे हैं। अच्छा सबसे पहले हमने ये बात पढ़ी थी, आजे आजे आजे, सबसे पहले हमने ये बात पढ़ी थी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक डिसीज्ड इंडिविजुअल का वो लायबल होगा, अगर वो ना मरता तो फिर भी तो वो लायबल होता, और कोई भी टैक्स जो उसकी डिसीज्ड की स्टेट से देना है वो उसके लिए भी लायबल होगा। उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी सिर्फ इस एक्सटेंट तक जहां तक उसकी क्या है, जायदाद है, उससे ज़्यादा नहीं। और सबसे पहला हक जो है वो टैक्स लायबिलिटी का होगा, यानी सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी उतारी जाएगी, और इसके बाद जो है वो जो केसेस उसके मरने से पहले उसके खिलाफ शुरू हो चुके थे वो भी रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ चलाए जाएंगे, और जो उसके मरने के बाद उसके खिलाफ शुरू हो सकते हैं वो भी रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ चलाए जाएंगे। ओके
क्वेश्चन नंबर 17 और 19 कर लें, फिर मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 और 19। मैंने कहा था नोट्स पे इकट्ठा स्टेपल कर लें। है स्टेपलर? ये टीए रूम में पड़ा हुआ है, अगर घर में गुम हो गया हुआ है तो ये जाते हुए कर लिया करें। कौन सा दिन है आपका? पहला दिन है? क्यों? जल्दी बोले ना। क्या? पीपीआरसी के? ओके, इनको नोट्स ला के दें। is responsible for managing the property of his uncle, जो चले गए 5 फरवरी 2013 को। 5 फरवरी 2013 का मतलब बनता है टैक्स ईयर 30 जून 2013 वाला। द अप्रोक्सीमेट वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी 7 मिलियन, जाते हुए प्रॉपर्टी छोड़ के गए 70 लाख की। इन अगस्त 2013, अगस्त 2013 बनता है टैक्स ईयर 2014। टैक्स ईयर 2014 में एक नोटिस रिसीव हुआ था फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन द नेम ऑफ हिज अंकल, उसके अंकल के नाम का, जिसमें डिटेल्स मांगी गई थी, रिक्वायरिंग डिटेल्स कि उसके अंकल ने 2012 में क्या कमाया था मरने से पहले, अलॉन्ग विद द डिमांड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, और उससे टैक्स भी मांगा गया प्रीवियस ईयर अमाउंटिंग टू 85 लाख रुपया। एडवाइज अहमद एज रिगार्ड द फॉलोइंग, अहमद को मशवरा दें इन चीज़ों के बारे में। नंबर 1, अहमद की क्या लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय हिज अंकल बिफोर 5 फरवरी 2013। अहमद की क्या लाइबिलिटी है 5 फरवरी 2013 से पहले जो उसके अंकल ने कमाया हुआ था, उस मद में अहमद की क्या लाइबिलिटी। अच्छा जी, हमारी क्लास 6 डेज हुआ करेगी, तो कल भी इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी। तो अहमद की क्या लाइबिलिटी है इस मद में, ये आपने बतानी है उसके मरे हुए अंकल के टैक्सेस के बारे में। तो और पूरा सेशन यही तरतीब होगी। पेज नंबर 10 पे ऊपर अहमद की लाइबिलिटी लिखी हुई है। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक्सटेंट ऑफ अहमद लाइबिलिटी, तो एक्सटेंट तो ये लिखी हुई है पॉइंट 2 में, द लाइबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ, ये सेक्शन 87 का 2 बनता है, तो इसके जवाब में हम सेक्शन 87 का 2 लिख के आएंगे, और इस तरह लिख के आएंगे द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव दैट इज अहमद शैल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ uncle's estate. Okay. Next. His obligations, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं relating to tax assessment proceedings, टैक्स के केसेस पेंडिंग जो उसके मरने से पहले उसके खिलाफ शुरू हो चुके थे, और अडाइजिंग जो उसके मरने के बाद उसके खिलाफ शुरू हो सकते हैं। तो पेंडिंग में लिख के आएंगे 3 का ए, और राइजिंग में लिख के आएंगे 3 का बी। ये वैसे मुझे अफसोस हुआ है, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है आप लोगों के आज हालात देख के। ये तो अभी से ये है, तो आगे आगे जब सिलेबस जाना है तो फिर क्या हालात होने हैं आप लोगों के। वो बच्चे आजकल आ रहे हैं जो संडे को सारा रिवाइज करते हैं, पिछले 6 दिन में पढ़ाया हुआ, आजकल वो बच्चे आ रहे हैं दुनिया में हैं। ये कितने लोगों ने सोचा हुआ था संडे को तो सारा रिवाइज करना है।
पिछले 6 दिन वाला, फिर अगले संडे को पिछले 12 दिन वाला, फिर अगले संडे को पिछले 18 दिन वाला, फिर अगले संडे को पिछले 24 दिन वाला, फिर अगले संडे को पिछले 30 दिन वाला। वो बच्चे हैं आजकल माशाल्लाह। तो जितना टाइम आप इस संडे को लगा लेंगे चैप्टर 4 के ये 5-6 सफ़ों पे, वो समझे आप बस ये संडे को आप समझे कि मंडे को आईक्यू का पेपर है। जो समझा करेगा हर संडे को मंडे को आईक्यू का पेपर है, वो देखें आखिरी फरवरी के अंदर ऐसे रिलैक्स बैठा होगा। लोग कह रहे होंगे पढ़ो गए, क्या पढ़ूँ, क्या क्या मुझे तो पता है सब, यानी वो ये पर्सन ये मुझे पता है, मुझे ये क्या, अच्छा ऐसे समझने से नहीं होगा, समझने से ही होगा। आपसे पूछने आज मैंने दोबारा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19। The income tax department initiating a proceeding against Mubin। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनिशिएट कर रहा है एक प्रोसीडिंग मुबीन के अगेंस्ट, और उसको एक डिमांड नोट भेजा है, यानी उससे पैसे मांगे हैं। डिमांड नोट होता है पैसे मांगना, उससे पैसे मांगे हैं। रिक्वायरिंग हिम टू पे द आउटस्टैंडिंग, जिसमें उसको कहा है कि आउटस्टैंडिंग टैक्स पे करो 2015 का अलॉन्ग विद डिफॉल्ट सरचार्ज। लेकिन सेटलमेंट से पहले, पैसे देने से पहले, अलॉन्ग विद डिफॉल्ट सरचार्ज, हाउएवर बिफोर सेटलमेंट मुबीन डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। तो मुबीन से पैसे मांगे जा रहे थे। इससे पहले कि मुबीन पैसे देता, मुबीन ही चला गया। एक दिन मुबीन से पैसे लेने गए तो पता चला मुबीन की तो मैयत पड़ी हुई है। अंडर द प्रोविजन ऑफ खाला जी का ऑर्डिनेंस, सॉरी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, डिस्क्राइब वेदर टैक्स अथॉरिटीज वुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट ऑफ टैक्स आफ्टर मुबीन्स मरना एंड व्हाट, यस लिखाइएगा आप लोगों ने यस ही लिख के आना है, मुझे पता है। एंड व्हाट वुड बी द एक्सटेंट ऑफ सच रिकवरी, क्या उसके मरने के बाद भी उससे टैक्स रिकवर किया जा सकता है। तो इसके जवाब में हम लिख के आएंगे यस, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेल बी लायबल फॉर एनी टैक्स एन इंडिविजुअल वुड हैव बिकम लायबल इफ ही हैड नॉट, एंड एनी टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ, तो डिस्क्राइब वेदर वुड बी एबल टू रिकवर टैक्स। सो वुड बी एबल टू रिकवर टैक्स के जवाब में लिख के आएंगे 87 का 1, और एक्सटेंट के जवाब में लिख के आएंगे 87 का 2। कमेंट ये ना लिखाइएगा, नो कमेंट्स। कमेंट ऑन स्टेटस, ओए हो क्या सवाल है, देखें। कमेंट ऑन स्टेटस पे कमेंट करें। किसके स्टेटस पे कमेंट करना है? हाइब्रिड में लेट आने पे कमेंट करना है। कमेंट जल्दी दे देना, ये तो गिर जाएंगे आखिरी रो से, ये जगह दे दें। कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट मुबीन, जो प्रोसीडिंग मुबीन के अगेंस्ट शुरू हो चुकी है उसका स्टेटस बताएं। ये कौन सी वाली प्रोसीडिंग पूछ रहे? इनिशिएटेड, इनिशिएटेड, टेड या टू बी टेड? टेड। इनिशिएटेड कौन सी वाली होंगी? पेंडिंग। तो ये 3 का ए पूछ रहे सिर्फ, 87 के 3 का ए। अब ओवर एफिशिएंट बन के 3 का बी लिख के आएंगे तो एग्जामिनर 3 का बी देख के कहेगा हाँ, ओके। ये समझदानी साथ वाले की कैसी है? 1-2 दिन से आपके साथ बैठा है, थोड़ा अंदाजा हो गया होगा। समझ आ रही हैं इसको चीजें? एक्सप्रेसिव नहीं है आप लोग, चुप करके बैठे रहते ना, हाँ ना ना, जो भी बात करो फिर अगली बात। ऐसे लोगों को कैसे पढ़ाए बंदा? हाइब्रिड वालों आप लोग तो बोला करो ना, ठीक है? आप लोग तो बोला करो, ये इनके तो पता नहीं क्या मसला है। ऑनलाइन वालों आप लोग भी बोला करो, मंडे को जूम मीटिंग होती है उसमें। ओके, वापस आ जाएं जिथे दी, पेज नंबर 12। ऑथर्स, ऑथर्स को अगर कभी किताब लिखने में 24 महीने से ज्यादा का अरसा लग जाए, ऑथर्स को किताब लिखने में 24 महीने से ज्यादा का अरसा लग जाए, तो ऑथर्स के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि ऑथर्स जो है वो उस किताब से जो पैसे कमाए हैं, उस किताब से जो पैसे कमाए हैं
उन पैसों को 3 साल में इनकम में डाल दें, उन पैसों को 3 साल में इनकम में डाल दें। ये उनके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। वेयर द टाइम टेकन बाय एन ऑथर ऑफ अ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, कोई लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क ऑथर कर रहा है, टू कंप्लीट द वर्क, उसको काम पूरा करने में 24 महीने से ज्यादा लग गए, 24 महीने लगे फिर नहीं, 23 महीने लगे फिर नहीं, द ऑथर में चूज, अगर वो चाहे तो ये पसंद कर लेगा, द लम्प सम अमाउंट, जो इकट्ठी उसको अमाउंट मिली है, द लम्प सम अमाउंट, जो इकट्ठी उसको अमाउंट मिली है, रिसीव्ड इन अ टैक्स ईयर, किसी भी साल किताब के छपने की वजह से, एज अ रॉयल्टी, उसकी किताब की रॉयल्टी के तौर पे मिली है, फॉर द वर्क, जो उसने काम किया था। इसको एज्यूम करो, असल में ये फिक्र है कि आपने एज्यूम करना है एज हैविंग बीन रिसीव्ड इन दैट ईयर एंड द प्रीसीडिंग 2 years इन इक्वल प्रोपोर्शन। समझा जाएगा ये पैसे इस साल मिले हैं और पिछले 2 साल मिलते रहे हैं इन इक्वल प्रोपोर्शन। क्या इस बात का मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि आसिफ साहब ने 60 लाख रुपया इनको मिला 2014 में, क्योंकि ये किसी किताब के ऑथर है, तो चुप रहे ना, तो 2014 में इसको 6 मिलियन 60 लाख रुपया मिला। आसिफ ने 5 साल लगाए किताब के लिखने पे, टू कंप्लीट हिज लिटरेरी वर्क। ये 5 साल क्या ग्रेटर देन है 24 महीने? ये 5 साल ग्रेटर देन है 24। भाई क्यों नींद आ रही है हाइब्रिड बॉयज में सेकंड लास्ट रो में? भाई ग्लासेस वाले भाई, आपको यार इतनी नींद आ रही है भाई? आपको पूरे मॉडल टाउन की नींद लगता है आपको आ रही है? अच्छा, आसिफ टुक 5 years टू कंप्लीट द वर्क, आसिफ को 24 महीने से ज्यादा लगे ये लिखने में। हाउ दिस अमाउंट विल बी टैक्स्ड इन हिज नेक हैंड्स, उसके नेक हैंड्स में ये अमाउंट कैसे टैक्स लगेगी? तो मोहतरम मुझे ये बताएं कि इसको जो है वो ये इनको पैसे किस साल मिले? 2014 में। कितने? 6 मिलियन। ऑप्शन 1 ये है कि 6 मिलियन पे टैक्स दे दे 2014 में, और ऑप्शन 2 के बारे में लिखा हुआ है ही मे चूज। ऑप्शन 2 वो चूज कर सकता है, ही मे चूज, कि इस 6 मिलियन को स्प्लिट करके 3 सालों में गिरा दे, इस साल और इससे पिछले 2 साल। तो 6 मिलियन को 3 हिस्सों में तोड़ें, 2 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन, 2013 और 2012। अब इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या 6 मिलियन पे इस साल टैक्स दे दे, या 2-2 मिलियन पे करके हर साल टैक्स दे दे। अब बेसिकली ये 3 सालों की टैक्स कैलकुलेशन दोबारा जमा करवाएगा। हो सकता है इसने इस साल कुछ ना कमाया हो तो हुकूमत को कहो मैंने कुछ भी नहीं कमाया, हो सकता है इस साल भी इसने कुछ ना कमाया हो, लेकिन 14 में इसको एकदम पता चला कि मैंने 6 मिलियन कमा लिया। अब या तो 6 मिलियन पे फौरन टैक्स दे दे इस साल, वो एक हैवी अमाउंट होगी, या 6 को तोड़ के 3 हिस्सों में टैक्स दे। टैक्स तो इधर ही खड़े होके देगा, टैक्स तो 2014 के बाद ही खड़े होके देगा, लेकिन अब देगा 3 सालों में का इकट्ठा टैक्स, लेकिन क्या एज्यूम करते हुए कि हर साल मैंने कितना कमाया है। इससे इसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, इससे इसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसको बेनिफिट ये मिलेगा कि हमने पेज 6 के ऊपर पढ़ा था, अल्लाह आपका भला करे, पेज 6 के ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर एक बंदे की इनकम 6 मिलियन से ज्यादा है तो उस पे तो टैक्स रेट लगता है 45%, 45%। लेकिन इसकी इनकम जब 2 है, बोले इसकी इनकम 2 है, इसकी इनकम जब 2 है, एंजॉय करें थोड़ा सा, 2 है, तो फिर इस पे रेट क्या लगेगा? अब 30%, 90 नहीं हो जाएगा, को बोंगी ना मारिएगा ये नहीं है। तो इस पे या तो 30, या तो पूरे 6 मिलियन पे 30% लग रहा है, या पूरे 6 मिलियन पे 40। अब क्या फिजिबल है? तोड़ो तोड़ो तोड़ो, या जुड़ा रहने दें? बोले तोड़ो तोड़ो तोड़ो, तोड़े, नोट कर लें।
अब कौन सी ऑप्शन फिजिबल है? क्या पसंद करेंगे आप? बीइंग अ ह्यूमन बीइंग क्या पसंद करेंगे? चाय पीना, हाथ दो। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आप क्या पसंद करेंगे? तोड़ना पसंद करेंगे या जुड़े रहना पसंद करेंगे? तोड़ना पसंद करेंगे। हाइब्रिड में बॉयज में सेकंड रो में बॉय बॉल पॉइंट निकाल के भी लिखने लगा है। ग्रीन शर्ट पहनी हुई भाई ने भी लिखने लगे हैं। साथ वाले को पहले जरा सलाम दो कर रहे थे। टीए को बुलाएं। आना होता है, रोजाना आना होता है। ना आना होता है। बस जो उसने कह दिया, बस इसको 2 मिलियन को पिछले 2 सालों में इनकम में और ले जाएगा। नेवर भाई, हमारा साल डाल के तो 3 साल ही बन गए ना जी। क्या? हाँ, बुक्स लिखना आमतौर पे अदर सोर्स में डाल सकते हैं आप। नहीं, बिजनेस तो नहीं है बुक्स लिखना, लिखना तो नहीं बिजनेस होता। ओके, जी हाँ हाँ, टैक्स हमने 2014 में ही देना पड़ेगा। नहीं, ये सिर्फ इसलिए होगा लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क। कोई ऐसा ऑथर ने जबरदस्त काम किया हो जिसके करने में 24 महीने से ज्यादा लग गए हों। ये नहीं कि आप साइड पे होकर 2 महीने में कोई अफसाना लिख दो और फिर आप भी को ये बेनिफिट मिले। 24 महीने लगाने जरूरी है। 24 महीने का रिकॉर्ड कौन रखेगा भाई? ये तो हमें नहीं पता। हम तो एज्यूम करेंगे टैक्स पेयर सच बोलता है। ये हम पुलिस वाले तो नहीं है कि इन चक्रों में पड़े हैं इस क्लास में बैठ के कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। तो पूरे लॉ में हमें बस ये एज्यूम करना पड़ेगा कि टैक्स पेयर आके सच बोल रहा है। भाई FA2 में एंट्रेंस पे चेक लगाना है फिजिकल में, कल ओवर क्राउड हो गए थे। ठीक है। अच्छा जी, इसको अंग्रेजी को दोबारा पढ़ लें। ये बेनिफिट सिर्फ उसको अवेलेबल है जो ऑथर है ऑफ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, और जिसको काम करने में कितना अरसा लगा? 24 महीने लगे, 3 साल लगे। 24 महीने का मतलब है काम करने में इतना अरसा लगा। 24 महीने का मतलब है काम करने में इतना, और 3 साल अलग है। यानी कि 3, ये 24 और 3 को आपस में लिंक ना करें। 24 महीने का मतलब है काम करने में इतना अरसा लगा, और 3 साल का मतलब है कि 3 साल में ये इनकम में जाएगा। तो ये याद करें, क्योंकि घर जाके ये भी आप लोगों ने याद नहीं करना है। इसके साथ जो सलूक कल आप लोगों ने करना है, ये प्रोविजन की वैसी हड्डी पसली टूटी होनी है। वे द टाइम टेकन बाय एन ऑथर ऑफ, मैं वो पढ़ा होता हूँ, आगे पढ़े होते हैं। वे द टाइम टेकन बाय एन ऑथर ऑफ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क टू कंप्लीट द वर्क एक्सीड 24 महीने, द ऑथर मे चूज द लम्प सम। लम्प सम कितना मिला इकट्ठा? 6 मिलियन रिसीव्ड इन अ टैक्स ईयर एज अ रॉयल्टी फॉर द वर्क, जो उसने काम किया उसके बदले। एज हैविंग बीन रिसीव्ड, एज हैविंग बीन से मतलब यानी है कि एज्यूम करो, एज्यूम करो, एज्यूम करो इट इज रिसीव्ड इन दैट टैक्स ईयर एंड द पिछले प्रीसीडिंग में ओ डाल के आएंगे या ई डाल के आएंगे? ये तो जब लिखेंगे तब पता चलेगा। प्रोसीडिंग लिखा होता है। एंड द प्रीसीडिंग टू टैक्स ईयर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, बराबर बराबर। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड, देखें जरा साथ वाले को, लग रहा है लग रहा है लग रहा है, देखें देखें देखें, देखें। डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ बताएं। 2005, 2006। 8 वाला कौन है? ये मुंह से निकल गया। 8 वाला है 2001। और जी 2000
3 है कोई नहीं? मुन्ना कौन होता है? मुन्ना वो होता है जो 18 साल से कम हो साल के आखिरी दिन, एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर। यानी अगर आज 30 जून 25 है तो 30 जून 25 को वो भी 18 साल से, लेकिन अगर 22 जून 25 को ही वो 18 साल का हो गया है तो फिर ये नहीं कि वो माइनर चाइल्ड नहीं है, बल्कि वो क्या है? मेजर चाइल्ड। अब तो चाइल्ड भी नहीं रहा शायद, तो वो माइनर अपनी तरह से लफ्ज निकाले होते हैं, माइनर चाइल्ड, ही इज मेजर चाइल्ड। अब अपनी तरह से बच्चे ना लफ्ज उल्टे उल्टे लफ्ज निकाले होते हैं। अच्छा, ये ऊपर वाली में हमने क्या लिखना था कि ही कैन ऑप्ट 2 million ईच टू बी टैक्स्ड इन 2012, 13 एंड 14, 14, 13 एंड 12 इन द ईयर एंड द प्रीसीडिंग 2 टैक्स। लेकिन जो लोग पेपर में नहीं लिख के आएंगे इन इक्वल प्रोपोर्शन, उनके मार्क्स काटेगा ई कैप। इक्वल प्रोपोर्शन लिख के आना जरूरी है। इक्वल प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि बराबर डिवाइड करेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं 6 मिलियन में से 3 मिलियन इधर डाल दें, 1.5 मिलियन इधर डाल दें, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों को क्या कहते हैं? बच्चों को जब ये गलती निकाली जाती है ना कि आई कैप इसमें नंबर काटते हैं इक्वल प्रोपोर्शन, तो बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं ओह ये तो ऑब्वियस था, वो इक्वली डालना था और कैसे डालना था। तो पुत्र बताना भी ऑब्वियस था, ये वो उसको तो फिर सब पता है। बच्चे कहते हैं उसको तो पता होगा ये, तो उसको तो बाकी भी पता है। लिख के ना आया करें यू नो एवरीथिंग। ओके, पेपर अजीब बोंगिया क्लास सर, ये 24 महीने तो उसको पता होगा सर, अब ये बेसिक सी बात भी उसको मैंने बतानी है। चपेट इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, ये साथ वाला मसला बनता है या है? बनता है। बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं आप लोग इसके बारे में। तैमूर जो कि अभी कितने साल का है? ये तो ओल्ड हो गया बेटा, ये तो ओल्ड हो गया, 13 years ओल्ड। वो तो माइनर चाइल्ड का सवाल था, हम करें माइनर। 13 साल ओल्ड हो गया, हैज अर्नड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ 10 million, 1 करोड़ पे उसने कमाया। उफ, क्या मतलब आपके तो माशाल्लाह बोला करें, बोले माशाल्लाह। उफ जी, वो जो एक सहाबी 3 दिन तक आते रहे और सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नती हैं, तो उनका ये एक अमल था कि वो किसी की चीज़ देख के हसद नहीं करते थे। ये एक बहुत बड़ा अमल था उनका। तो अल्लाह के नबी बिशारतें दे रहे हैं कि ये तो जन्नती हैं, और किसी के बारे में उनके दिल में कीना नहीं था। और आप कोई चीज़, किसी की चीज़ देख लें, ओह व्हाट इज दिस, भैया आपसे तो नहीं लेके अल्लाह ने दी, उसको अपने खजानों से दिया। अच्छा जी, तो कितना कमाया भाई इसने? 10 million। कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर तैमूर अस्यूमिंग। अच्छा, माइनर चाइल्ड की टैक्सेशन 2 तरीके से होगी। नंबर 1, ऐसा हो सकता है एक तो उसने बिजनेस किस में मिला हो? इनहेरिटेंस में, यानी किसी के मरने पे उसे बिजनेस मिला हो। और दूसरा ये हो सकता है बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में उसको बिजनेस नहीं मिला, उसने खुद बिजनेस अपना रन किया। तो 2 ऑप्शंस है। नंबर 1, बिजनेस इज एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस। तो अगर बिजनेस उसने इनहेरिटेंस में एक्वायर किया है तो ये टैक्सेबल होगा इन हिज ऑन हैंड्स। ये कैसे टैक्सेबल होगा बोलें? ऑन हैंड्स, उसके अपने हाथों में। और अगर बिजनेस उसने इनहेरिटेंस से एक्वायर नहीं किया तो उसकी इनकम टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट हु हैज हाईएस्ट हाइट, हु हैज हाईएस्ट टैक्सेबल। नोट करें, फिर इसको समझते हैं।
डन। अगर आपने बिजनेस इनहेरिटेंस में एक्वायर किया है, इनहेरिटेंस में एक्वायर करने का क्या मतलब है? इनहेरिटेंस में एक्वायर करने का मतलब ये है कि अब्बू या अम्मी की डेथ हो गई, उनसे आपको बिजनेस मिला। तो अगर आपने बिजनेस इनहेरिटेंस में एक्वायर किया है तो फिर आप इस पर खुद ही टैक्स दें। यानी इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि ये माइनर चाइल्ड है तो ये टेबल 1 टेबल 2 कैसे लगाएगा, इसको क्या पता टेबल कैसे लगाना है। वो लॉयर को हायर करे, जो मर्जी करे, हमें उससे कंसर्न नहीं। ये खुद अपनी इनकम पे टैक्स देगा। और ये न्यूमेरिकल सॉर्ट ऑफ ऐसे सॉल्व होगा कि मिस्टर तैमूर, और नीचे वो टैक्स अपना कैलकुलेट करेगा, अपना खुद टैक्स देगा। लेकिन अगर बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस, अगर बिजनेस इनहेरिटेंस में नहीं मिला, यानी उसने अपने पांव पे खड़े होकर खुद कारोबार शुरू किया, तो फिर इसका जो है खुद टैक्स नहीं देगा। हिज इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट हु हैज। अब प्रोबेबली शायद वजह ये है कि इनहेरिटेंस नहीं है, तो अब शायद अम्मी अबू जिंदा हैं, तो फिर कह रहे हैं फिर अम्मी उधर तो इन दोनों में से कोई डेथ हो गई थी ना, या दोनों की भी डेथ हो सकती है, तो फिर तो ये अपने हाथों पे खुद टैक्स देगा। लेकिन अगर वो इनहेरिटेंस में नहीं मिला, नॉट एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस, इसने खुद कारोबार शुरू किया है, तो फिर ये कैसे टैक्स देगा? बोले ना, इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स हु हैज, जिसकी क्या है? हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम। तो अगर मॉम कमा रही हैं 8 मिलियन और डैड कमा रहे हैं 6 मिलियन और इसने कमाया 10 मिलियन, तो ठीक। तो मिसाल के तौर पे एग्जांपल नंबर 1, ही डिड नॉट एक्वायर, बोले 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 बोले, बिजनेस इनहेरिटेंस। He did not acquire business in inheritance, इसने इनहेरिटेंस के जरिए एक्वायर नहीं किया। अम्मी ने कमाया 8, अबू ने कमाया 6 और तैमूर ने कमाया 10। तो फिर जब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, तो बेसिकली अम्मी के न्यूमेरिकल में ही इसकी इनकम को डाल देंगे। यही करना है ना, जिसकी हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम है। तो हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम किसकी किसकी है? ये लेडी डॉक्टर हैं, ये जनरल स्टोर चला रहे हैं। अच्छा चलो, ज़्यादा डिटेल में चले गए हम, सॉरी। तो फिर अब अम्मी कैसे टैक्स देंगी? अब बेसिकली अम्मी ने 18 लाख कमाया, तो अम्मी की इनकम क्या हो गई? ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब कर लें नोट, ऐसे तो इस तरह ना देखा करें, आराम से देखा करें आप लोग। ये अम्मी डैड और तैमूर भी बना रहे हैं? नहीं, इनको बनाना जरूरी नहीं है, बस एग्जांपल नोट करें। भाई मैंने आपको बताया मैं लस्सी की दुकान पे काम नहीं करता रहा, तुम क्यों ऐसे देखते हो? मेरी मर्जी है, जैसे मर्जी पानी डालो। साथ वाले का चेहरा देख के बताएं नाश्ता करके आया? कितने लोग करके आए नाश्ता? हाइब्रिड वाले भी जरा हाथ खड़ा करें, करके आया करें भाई, करके। कितने लोग नहीं करके आए? क्यों नहीं करके आते? ये जो जिन्होंने दोनों पे हाथ नहीं खड़े किए, ये क्या सोच रहे थे करने का? सामने आए और छोड़ के आ गए। बी एक्सप्रेसिव, से यस और नो इन लाइफ। अगला बंदा सवाल पूछ रहा होता है कई दफा आप लोगों से, आप बी एक्सप्रेसिव इन लाइफ, या हाथ एक पे खड़ा करें या दूसरे पे खड़ा करें कुछ।
अगर उसने बिजनेस इनहेरिटेंस में एक्वायर नहीं किया तो फिर वो अपनी इनकम पे खुद टैक्स देगा या अम्मी या अब्बू की इनकम में उसकी इनकम ऐड होगी? तो हमने अम्मी की इनकम में क्यों ऐड की? माशाल्लाह अम्मी ज्यादा कमा रही हैं, इन्ना लीला अब्बू कम कमा रहे हैं, तो इसलिए अम्मी की इनकम में हमने ऐड कर दी। और तो ये इस तरह के सवाल हम पूछा करें कि दोनों की इनकम बराबर हो, अगर दोनों की इनकम बराबर है तो जिस मर्जी की इनकम में ऐड कर दें। ये अभी ये किसी ने, आपका क्या सवाल था कि दोनों कमा ही ना रहे हो, तो बस ठीक है, अम्मी की इनकम 0 है, 0 में 10 ऐड कर दें। फिर अगर अम्मी अब्बू हो ही ना तो बस फिर खुद ही टैक्स दे दो। अब अजीब अजीब ऐसे सिनेरियो इतने लॉ ने भी बनाए जितने ये लोग बना रहे हैं। अब बताएं फिर लूट और भी कर लें कुछ। अभी थोड़ी देर में कहता अब्बू ने 2 शादियां की, तो उसकी वो असली सिनेरियो जरा देखना शुरू करें इन लोगों के। अभी तो गेम शुरू हुई है। ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे सीए फाइनल के पेपर दे रहे हैं, वो सीधी सीधी चीजें आई क्या पूछ रहे हैं, उसको पता है कि कैफ के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा जी, करके आगे चलें। थैंक यू। तो मिस्टर तैमूर इज 13 ईयर ओल्ड, मिस्टर तैमूर 13 ईयर ओल्ड है और उसने ये इनकम कमाई है 10 मिलियन की। नंबर 1, कैलकुलेट हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस अज्यूमिंग बिजनेस इज एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस। अगर बिजनेस इनहेरिटेंस में एक्वायर होगा तो क्या होगा? टैक्सेबल इन हिज, यानी तैमूर की इनकम फिर कितनी है? 10 मिलियन। लेकिन अगर बिजनेस इज, तो फिर 10 मिलियन विल बी एडेड टू द इनकम ऑफ फादर और मदर विद द, इसका सवाल हमने अलग से कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन एज बिलो या एज ऑन रजिस्टर, क्या लिखेंगे आप लोग? एज ऑन रजिस्टर, चलें ठीक है, यहां लिख लें क्वेश्चन एज ऑन रजिस्टर। इन पेपर में आ जाए आप कहें हमें तो कराया ही नहीं था, कराया था तो किताब पे नहीं करवाया था, हमें रजिस्टर में लिखवा दिया था। रजिस्टर तो चिड़िया ले उड़ी। पुराने ज़माने में बच्चे कहते थे रजिस्टर आगे पीछे हो गया, आज के ज़माने के बच्चे हर हफ्ते रजिस्टर का बैकअप लेते हैं, कैम स्कैन कॉपी करके और पीडीएफ के तौर पे सेव करते हैं। आजकल बच्चे भी हाई फाई हो गए हैं। करते हैं किसी ने कभी बैकअप बनाया रजिस्टर का, तस्वीरें लेके? कितने मिनट लगते हैं? जितनी देर मोबाइल यूज़ करते हैं उतनी देर में तस्वीरें खींची जाती हैं। ओके, कुछ लोग तो हमने देखा इतने माशाल्लाह तेज हैं कि रजिस्टर के ऊपर पेज नंबर लगा लेते हैं पहले दिन ही, और यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन एज ऑन रजिस्टर पेज नंबर 7। ओहो, ये ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा। इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ हु हैज, जिसने ज्यादा लूट में चाहिए, हु हैज हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम। Above provision will not apply if business is acquired in inheritance and in that case फिर क्या होगा? बोलें 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 बोलें। above provision नहीं लगेगी ना, in that case बोले 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 बोले, it will be taxable in the hands of Taimur, and in that case it is taxable in the hands of Taimur या hands of Ami Abu, hands of तैमूर। तो ऐसी सूरत में फिर तैमूर की इनकम बनेगी। ये हाइब्रिड में भी लिख लें, बरकत के लिए बॉल पॉइंट्स रखी हुई हैं जिन्होंने। एंड इन द एंड इन दैट केस इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ तैमूर। साथ वाला जिंदगी में कभी आपको कोनी मारे ना ऐसे, तो आइंदा उसके साथ ना बैठिएगा। यूनिक टाइप तो कोई नहीं, मैं बिल्कुल, इनकम फ्रॉम बिजनेस इज टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट जिसकी ज्यादा इनकम है, लेकिन ये कानून नहीं लगेगा जब वो बिजनेस इनहेरिटेंस में मिल जाए। ऐसे भी लिख सकते हैं ना। हाँ लिखें लिखें, बोलें 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 बोलें। Then the parent have to pay their taxes, इस तरह कुछ, या child taxes या इस तरह लिख सकते हैं। हाँ फिक्रा बनाएं, पूरा बनाएं, मैं फिर आपको बताता हूँ आपने सही बनाया या नहीं। बोलें।
If a child is minor and he has parents, then the parents if a child has minor and he has parents is minor. is minor, ठीक है, if a child is minor and he has He has parents, then the parent have to pay their child taxes. ऐसे भी इस तरह तो देखो, if he has parents then parent has to pay tax, ऐसी कोई बात नहीं है। कई दफ़ा जो है वो नॉट एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस, मिसाल के तौर पे ऐसा भी तो हो सकता है कि वालिद या वालदा में से किसी की डेथ हो गई हो और वो बिजनेस इनहेरिटेंस में ना दे के गए हों और फिर इसने जो है वो बिजनेस शुरू किया हो, तो फिर आपकी बात तो गलत हो जाएगी। वो वैसे ही अजीब सी बात कर दी है ये भाई, थोड़े से बात अजीब सी साइड पे ले गए हैं। मैंने ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर अम्मी अब्बू में से किसी की डेथ हो गई है तो क्या ऐसा हो सकता है कि अम्मी अब्बू की डेथ होते हुए उनका अपना कोई कारोबार ना हो? बोले ना, हो सकता है कि वो कारोबार के बगैर मरे हो, तो फिर भी अगर बच्चा कारोबार उनके मरने के बाद शुरू कर दे तो उनके मरने का तो हमने कहीं जिक्र नहीं किया, हमने तो बिजनेस इनहेरिटेंस में मिलने का जिक्र किया। तो आप जो बात करेंगे वो तो लॉ की थीम ही उड़ जाएगी, फारग हो जाएगी। तो वो फिर अब एक अजीब सा सिनेरियो बन जाएगा जो लॉ ने जिक्र ही नहीं किया कहीं। चलें जी आगे। अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस, खर्चों को अपोर्शन करना। कभी जिंदगी में खर्चे पोर्शन किए हो तो बता दें, हाथ खड़ा करके बता दें, जिंदगी में खर्चे पोर्शन किए हो तो। हॉस्टल में कहाँ कैसे खर्चे जी, हाइब्रिड में माइक चले, माइक तो दूर होगा। और बताएं जी, खर्चे कभी जिंदगी में पोर्शन किए हों? खाने का बिल सारा आप ही मुझे लगता है पे करते हैं, या तकसीम कर लेते हैं दोस्तों में, हड्डियां देखते हैं किसकी प्लेट में ज़्यादा है, गुठलियां देखते हैं किसकी प्लेट में ज़्यादा है। तो अक्सर खाने पीने जाते हैं लोग तो खर्च बिल को क्या कर लेते हैं, अपोर्शन कर लेते हैं। तो अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस। रियाज चौधरी एक रेजिडेंट पर्सन है, उसने आपको ये इंफॉर्मेशन दी है। कहते हैं मेरी एक पाकिस्तान में दुकान है, उसकी मैंने सेल की है 3 लाख की। एक मेरी कनाडा में दुकान है, वहां मैंने सेल की है 7 लाख की। पाकिस्तान की दुकान के खर्चे हैं 10,000 और कनाडा की दुकान के खर्चे हैं 7,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ टीवी चैनल सीन ऑन बोथ प्लेसेस इज 5,000। एडवर्टाइजमेंट एक चली है टीवी चैनल के ऊपर जो कि दोनों मुल्कों में देखी जा रही है। ठीक है जी, बहुत जबरदस्त, दोनों मुल्कों में एडवर्टाइजमेंट देखी जा रही है। तो कनाडा में भी देखी जा रही है, पाकिस्तान में भी देखी जा रही है। अब सवाल यह राइज होगा कि ये बंदा कितने किस्म की इनकम कमा रहा है? 2 किस्म की। नंबर 1 पाकिस्तान में इनकम कमा रहा है, एंड नंबर 2 बाहर के मुल्क में। 3 लाख में से हम 10,000 माइनस कर देंगे क्योंकि पाकिस्तान में हमने शौकत को नौकरी पे रखा हुआ है, उसको तनख्वाह दी होगी, और कनाडा में हमने जॉन को नौकरी पे रखा हुआ है, उसको 7,000 तनख्वाह दी होगी। लेकिन ये जो इश्तिहार चला है ये किन मुल्कों में देखा गया है? दोनों मुल्कों में देखा गया। अब जब हम सवाल सॉल्व करने की साइड पे आएंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस, पाकिस्तान सोर्स इनकम, इसकी सेल है 3 लाख और सैलरीज हैं 10,000, और इसमें से माइनस करेंगे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। इसके बाद इसकी बिजनेस इनकम बाहर के मुल्क में है, उसमें इसकी सेल है कनाडा। कनाडा कहते हैं, कनाडा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? कनाडा, ठीक है। सैलरीज कहाँ रहती हैं पुप्पो? कैलगरी में रहती हैं कनाडा में, ये कहाँ रहती हैं? अच्छा इधर ही भाई पत्तों की में रहती हैं। हाँ जी, यूके रहती हैं पुप्पो, उमरकोट। अच्छा एडवर्टाइजमेंट माजरत भाई ज्यादा पर्सनल हो गया। एडवर्टाइजमेंट 5,000 5,000। हाइब्रिड वालों तो हाँ ना करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं,
दोनों जगह ना डाल दें, 5,500 10,000 हो जाएगी, 25,500 कर दें। क्या करें, क्या करें जी? 5,000 को जल्दी बोलें, 5,000 को अंदर बुलाएं जरा थोड़ा सा। 5,000 जी मैं आया, 5,000 को अंदर बुलाएं, इसके टोटे टोटे कर दें, डिवाइडेड बाय 3 लाख जमा यानी 10 लाख। ये 3 लाख 7 लाख कहां से आया? मैं घर से लेके आया हूं, ये सवाल में लिखा हुआ है घर से लेके आया। भाई घर से कहां से लेके आया हूं? ये 3 लाख और 7 लाख कहां लिखा हुआ है? सवाल में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख। कुछ समझ आई? ऐसे ऐसे कर दें, 3 लाख और 7 लाख को नीचे रखें और ऊपर, इसे क्या कहते हैं? डी नो नी न्यू मी नी डी नी नो, डिनोमिनेटर, और इसको न्यूमरेटर। तो इन दोनों को कहां ले जाएं? डिनोमिनेटर में। और जब पाकिस्तान की इनकम निकाल रहे हैं तो इसको कहां ले जाएं? चलें ऊपर रखें नीचे रखें, ये कर दें, कुछ परेशान हो रहे हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से। और जब इधर भी 3 लाख 7 लाख को नीचे ले जाएं और इसमें फिर ऊपर किसको ले जाएं? 5,000 के तोते तोते करें, 3 लाख जमा 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 7 लाख। बोलें तो 1,500, 3,500। ओके गाइस, चलें हर गाय टोटल कराए, 288। अब 5,000 में से 1,500 इधर चला गया और 3,500 इधर चला गया। चलें नोट कर लें पहले, फिर टोटल कर लेते हैं। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, आपका दोस्त 2-3 में 1, ज्यादा ना, इंशाल्लाह और भी दोस्त आने हैं जिंदगी में। जी बोलें, क्या करना है? विंग्स ऊपर कराने हैं या बंद करवाने हैं? विंग्स ऊपर कर दें भाई, इसके परों को ऊपर कर दें, जल्दी करें भाई। बॉल पॉइंट मुंह में नहीं डालनी, बस ये ऑब्जेक्टिव है पूरे सेशन, बॉल पॉइंट मुंह में नहीं डालनी। साथ वाला बिस्किट्स अपने पास रखता है या फल रखता है? कुछ भी नहीं। बिस्किट बुस्किट ये कैंटीन से ले रहा हो ना तो इसके हाथ पकड़ लिया करेंगे। कल इसके लिए मैं आपको बनाना ला दूंगा, कल मैं आपको आड़ू ला दूंगा, सेब ला दूंगा। सेब तो वैसे भी बैग में खराब नहीं होता, बैग खराब हो जाता है। अच्छा, तो कितने लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं बिस्किट से फलों की तरफ? 1 हफ्ता हो गया बिस्किट नहीं खाए, हाथ खड़ा करें। वेल डन, माशाल्लाह माशाल्लाह। छोड़ दें आहिस्ता आहिस्ता, कैंटीन पे इंशाल्लाह हमने सारा स्टॉक खत्म करवा देना, खा खा के या कभी ना साथ वाले को सरप्राइज दिया करें, जबरदस्त किस्म की ठंडी लस्सी बना के लाएं इसके लिए, जबरदस्त इसको सरप्राइज दिया करें। कभी कभी ये खुश हो जाए, जरा चुप करके इसके बैग में रख दी कोई चीज, घर जाके इसने देखा टॉफी पड़ी हुई थी बैग में। कभी दिए सरप्राइज साथ वाले को? हाथ खड़ा करें। ना बोलते हैं, ना हाँ करते हैं, ना लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बस मोबाइलों के साथ लगे रहते हैं पूरा दिन। भाई लोगों के साथ वक्त गुजारें, बड़े अच्छे होते हैं लोग। जी बोले, टोटल बता दें। 288,500 689 टोटल 978। हमने क्या किया है? मैं बता देता हूँ, अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन। नहीं, अब नहीं बोलना आपने। हमने क्या किया है? अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन। पूरी रात रोंदे रहे, सुबह उठ के पूछा कि मरा कौन था। एब्सेंट माइंडेडनेस क्यों है? टेंटिव रहे ना थोड़ा सा।
अभी हेडिंग हमने क्या पढ़ी थी शुरू में? तो मैंने आपसे पूछा हमने क्या किया, आपने कहा किसी ने कहा 5,000 नु तोड़े है, ये भी बोल देते तो मैं अप्रिशिएट करता। 5,000 को दोनों में क्यों तोड़ा है? क्योंकि ये दोनों मुल्कों के अंदर हुई है। ऐसा ही है? ओके। नॉर्मल टैक्स रिजीम, यानी नॉर्मल टैक्स जिन चीजों पे लगता है, रिजीम मींस एक कैटेगरी समझ लें जिन पे नॉर्मल टैक्स लगता है, वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। मेरी बात देखो ना, की करे नोट्स की कर, मैं कुछ किया नोट्स चिल्ड्रन? मैं आपसे कह रहा था कि मेरी तरफ देखें, आप नोट्स से खेलने लग गए हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये नॉर्मल टैक्स रिजीम की चीजें हैं, ये नॉर्मल टैक्स रिजीम की चीजें हैं। हाइब्रिड में थर्ड रूप में मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ, हाइब्रिड में मेरी तरफ देखो, नॉर्मल टैक्स रिजीम। इसके बाद कुछ चीजें होंगी जो जाएंगी फाइनल टैक्स रिजीम, और कुछ चीजें होंगी सेपरेट। मैं टाइम दबाऊंगा, नोट कर दूंगा, तू तैयारी कर, मैं दसांगा, आई विल टेल यू प्लीज। अच्छा जी, क्यों देख रहे हो नोट्स को? मेरे डियर में ही इधर देखने हैं। अब मुझे देख रहे हो, उधर देखो, उधर। अच्छा जी, कैपिटल गेन इनकम में मैंने आपको बताया था होता है शेयर खरीद के बेचना, लेकिन डिविडेंड इनकम आपको पता है शेयर खरीद के नहीं बेचे जाते। डिविडेंड इनकम ये होती है कि शेयर पड़े रहते हैं और डिविडेंड आता रहता है। यू नो समथिंग अबाउट मज, भैंस जिसको बफलो कहते हैं आपके इलाके में, तो मज जो है वो दूध भी देती है, और अगर मज दूध देना बंद कर दे या आपका दिल ना चाहे तो आप मज को बेच भी सकते हैं। तो शेयर्स भी बिल्कुल मज की छोटी बहन होते हैं। शेयर्स जितना अरसा आपके पास रहेंगे उतना अरसा ये उतना अरसा ये डिविडेंड देते रहेंगे, उतना अरसा ये डिविडेंड देते रहेंगे। और जब शेयर से आपको डिविडेंड अच्छा मिलना बंद हो जाए या आपको पैसे चाहें तो आप शेयर से ही जान छुड़ा। लेकिन अगर आपने शेयर बेच दिया, आप जाके दूध लेंगे उस भैंस के बाद चपेट में, आप किसी और की भैंस कहीं नाते तुम। ओके, इज इट सो ना? तो जब तक भैंस आपके पास है तब तक क्या एंजॉय करें? दूध। और जब आप भैंस को बेच दें तो बस कैपिटल गेन आ गया आपका। तो जब तक शेयर्स आपके पास हैं आप क्या एंजॉय करें? शेयर्स का मतलब है कि आपने पीटीसीएल के मालिक बन गए तो पीटीसीएल हर साल आपको अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देगी। लेकिन अगर आप पीटीसीएल के शेयर से ही जान छुड़ा लें तो दैट विल बी इनकम फ्रॉम। सो आई होप किस मतलब समझ आ गया होगा डिविडेंड इनकम में और इसमें। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे डिविडेंड इनकम पर नॉर्मल रेट नहीं लगते। नॉर्मल रेट तो हमने पढ़े थे टेबल 1 और 2 में। डिविडेंड पर अलग रेट है, वो 15% रेट है, वो आपको कल बताया जाएगा। इसको कहते हैं फाइनल टैक्स रिजीम। इसी तरह बैंक से अगर आप इंटरेस्ट इनकम कमाएं तो वो भी कभी कभी कहां चली जाती है। इसके अलावा कुछ सेपरेट ब्लॉक इनकम्स भी हैं, यानी जिनके ऊपर सेपरेट रेट्स लगने हैं, वो बिल्कुल ही हट के, वो ना ये वाले रेट लगते हैं टेबल 1 2 वाले, ना ये वाले रेट लगते हैं, उन पे तो बिल्कुल ही अलग रेट लगते हैं। तो ये 3 किस्म की कैटेगरीज हैं हमारी इनकम्स की। इसके लिए अगर आप 1-2 मिनट के लिए अगले सफ़े पे आ जाएं, उससे अगले से ओ तेरी खैर, उससे अगले से ओ तेरी खैर, यहाँ पे आ जाएं पेज नंबर 17 पे। तो एक हमारी कौन सी इनकम है? आगे जी पेज 17 के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ एंड पे। एक हमारी कौन सी इनकम है? नॉर्मल टैक्स रिजीम। और एक
फाइनल टैक्स रेजिम, जिसको मैंने वहां दरमियान में रखा था, यहाँ इस साइड पे रख दिया, फाइनल टैक्स रेजिम। इसका अजीब सा नाम है प्रिजम्पटिव टैक्स रेजिम, उसको छोड़ें। और एक हमारी कौन सी इनकम है? नॉर्मल टैक्स रेजिम में नेट इनकम है। नेट इनकम का मतलब है खर्चे वगैरह माइनस करने की इजाजत होती है ना, बिजनेस की सैलरीज वगैरह, खर्चे वगैरह। तो नेट इनकम इसलिए लिखे कि इस पे खर्चे वगैरह माइनस करने की इजाजत है। तो बहरहाल अभी ये कोई बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी डिस्कशन के लिए। नॉर्मल रेजिम में कौन कौन सी इनकम्स आती हैं? सैलरी, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, टोटल इनकम आ गई। इसमें से क्या माइनस होंगे? क्या आ जाएगी? और इनके लिए क्या यूज होंगे? और डिविडेंड इनकम के लिए और इंटरेस्ट इनकम के लिए। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं बता नहीं रहा। सेक्शन 5 में पढ़ेंगे, सेक्शन 7B में पढ़ेंगे, बोनस शेयर्स भी पढ़ेंगे क्या होते हैं। इनको कहां डाला जाता है? फाइनल टैक्स रेजिम। डिफरेंट रेट्स आर देयर इन लॉ। अच्छा, एक होते हैं सेल ऑफ शेयर्स, वो इंशाल्लाह हम इधर पढ़ेंगे। एक होते हैं सेल ऑफ सिक्योरिटीज, वो हम इधर पढ़ेंगे। और कई दफा कोई घर वगैरह लोग बेच देते हैं, वो भी इधर पढ़ेंगे। बहरहाल ये नामों के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सेपरेट ब्लॉक का मतलब है इसमें डिफरेंट स्लैब रेट्स हैं एज कंपेयर टू टेबल 1 एंड 2। टेबल 1 एंड 2 से हटके हैं, और इसके भी डिफरेंट लॉ हैं, डिफरेंट रेट्स हैं एज कंपेयर टू टेबल 1 एंड 2। तो यहां पे एक चीज डाल लें, आपके सिलेबस में तो नहीं है, एक्सपोर्ट सेल्स। एक्सपोर्ट सेल्स का मतलब है कि बाहर के मुल्क में आपने चीजें बेच रहे हैं। असूली तौर पे तो वो कहां जानी चाहिए? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस में लोकल सेल जाती है, तो यहां कौन सी सेल चली जाती है? ये यहां हमने इसलिए डाली हुई कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने बता दिया। एक्सपोर्ट सेल। अब खर्चे पोर्शन करने की जरूरत कब कब पड़ सकती है? खर्चे पोर्शन करने की जरूरत कब कब पड़ सकती है? ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप जो है वो कमा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। आपकी दुकान है, आपका जनरल स्टोर है, और फर्स्ट फ्लोर आपने किराए पे दिया हुआ है, और खुद आप सामने फुटपाथ पे रहते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे आप अपना कारोबार कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपने अपना घर किराए पे दिया हुआ है, और खुद छत पे सो जाते हैं। चलें, तो अब ऐसी सूरत में एक सवाल अराइज होगा कि जो बिजली का बिल आया है, बिजली का मीटर लगा हुआ है यहाँ पे, बिजली का बिल आया है, तो बिजली का बिल तो फिर दोनों हेड्स में पोर्शन करना पड़ेगा, जैसे भी हमने एडवर्टाइजमेंट को पोर्शन किया है। तो हो सकता है ज्यादा बिजली आपकी इस्तेमाल हुई हो दुकान पे, दुकान पे एसी वगैरह चलते रहते हैं, 24/7 खुली रहती है। और जिस बंदे को आपने घर किराए पे दिया हुआ है, वो बेचारा जो है वो थका हारा रात को आता है, थोड़ी देर के लिए एसी चलाता है, फिर सुबह चला जाता है। अभी गैर शादीशुदा है, पूरा दिन कमरा खाली पड़ा रहता है। जिसको भी आपने घर किराए पे दिया हुआ है, वो थोड़ी बहुत ही बिजली इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर मुनासिब ये होना चाहिए कि अगर बिजली का बिल 1 लाख रुपया है, तो 70-80 हज़ार रुपया यहाँ डाल दें, और 20-30 हज़ार रुपया यहाँ माइनस कर दें। पूरा बिजली का बिल बिजनेस इनकम में से माइनस कर सकते हैं हम? नहीं। क्यों? वेयर एक्सपेंडिचर और डिडक्शन रिलेट टू कमाना ऑफ मोर देन। मैं एक हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहा हूं या 2 हेड्स में? नीचे मैं जनरल स्टोर खोल के इनकम कमा रहा हूं, ऊपर मैं घर किराए पे दे के इनकम कमा रहा हूं। 2 तरीके से मैं इनकम कमा रहा हूं। जब मैं कोई खर्चा करूं जो एक से ज्यादा हेड के लिए किया जाए, तो क्या करें? द खर्चा, बोलें, द खर्चा shall be तोड़ो on any मुनासिब बेसिस, on any मुनासिब बेसिस। उस एक्टिविटी की नेचर देखते हुए, उसका साइज देखते हुए जरा देख लो। ये नहीं कि अन्य वहां तोड़ दो कि आधा खर्चा इधर डालो, आधा खर्चा इधर डालो। पागल है? 50,000 का बिल नीचे, 50,000 का बिल ऊपर। तो जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करेंगे, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते हुए उसकी सेल में से थोड़ा सा बिजली का बिल माइनस कर लेंगे, जैसे अभी मैंने वो एडवर्टाइजमेंट माइनस की है,
और जब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकालेंगे तो उसके रेंट में से थोड़ा सा खर्चा माइनस कर लेंगे। तो दोनों हेड्स पे खर्चे को क्या कर देंगे, बोलें अप और। क्या हमने कोई ऐसा सवाल किया आज तक जिंदगी में जिसमें हमने एक खर्चे को दो हेड्स पे पोर्शन किया हो? हाँ, हमने अभी ये देखें 5,000 को पाकिस्तान इनकम और फॉरेन इनकम, ये भी अलग हेड्स ऑफ इनकम है, तो इनके ऊपर हमने पोर्शन किया है। बेसिकली हेड्स ऑफ इनकम 10 हैं, 5 नहीं है, यानी ये पाकिस्तान सोर्स इनकम्स भी बन सकती हैं और फॉरेन। तो 10 हेड्स ऑफ इनकम है, तो इनके दरमियान खर्चे अगर कभी पोर्शन करने पड़े तो कर देंगे। हमारी मिसाल में मैं क्या कमा रहा था, इनकम। दोनों इनकम्स ही किसकी थी, नॉर्मल रिजीम की। अच्छा, ये जो चीजें हैं ना, ये पांचों, इनको कहा जाता है हेड्स ऑफ इनकम। इन पांचों का नाम हमने क्या पढ़ा था, हेड्स ऑफ इनकम। ये पांचों का नाम कल परसों हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हेड्स ऑफ इनकम। अच्छा भाई, ये बात याद रखिएगा, जो हमने पेज 17 पे पढ़ा, खोलने की जरूरत नहीं। ये सारे क्या हैं, हेड्स ऑफ इनकम, और यहां से हम इनकम कमा रहे हैं, ठीक है। और इस इनकम का नाम क्या है, टैक्सेबल इनकम। यहां से जो हम इनकम कमाएंगे इसका नाम इनकम तो रखेंगे और इस पे टैक्स भी देंगे, लेकिन इसका नाम हम टैक्सेबल इनकम नहीं रखेंगे, क्योंकि टैक्सेबल इनकम लफ्ज सिर्फ किन के लिए खास है, हेड्स ऑफ इनकम के लिए। तो अभी न्यूमेरिकल जब आएंगे ना, तो अगर कभी डिविडेंड वगैरह आया करेगा तो डिविडेंड को हम यहां ऐड किया करेंगे कहीं दरमियान में, आंखें खोल के क्लास लेनी है। डिविडेंड को हम यहां ऐड किया करेंगे और ऐड करके यहां कहीं माइनस भी कर दिया करेंगे, ताकि टैक्स मुझे ना देना पड़े, क्योंकि डिविडेंड पे अलग टैक्स है, वो फिर कभी न्यूमेरिकल करेंगे तो पूरा देखेंगे उसको कैसे टेकर। लेकिन मैंने अभी एक लफ्ज बोला है कि इन सब का नाम क्या है, इनका नाम नहीं है हेड्स ऑफ इनकम। इन सब का क्या नाम है, इनके टोटल का क्या नाम है, टोटल इनकम। ज़कात माइनस कर दें तो इनको हेड्स ऑफ इनकम कहते हैं। और हेड्स ऑफ इनकम में से जब ज़कात माइनस करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, ये भी इनकम्स हैं और ये टैक्सेबल भी हैं, लेकिन इनके लिए टैक्सेबल का लफ्ज हम यूज नहीं किया करेंगे। मैंने माना ये टैक्सेबल हैं, यानी इन पे भी टैक्स लगा करेगा, लेकिन टैक्सेबल इनकम का लफ्ज सिर्फ किन के लिए खास है, नॉर्मल। ये भी इनकम्स हैं, इन पे भी हम टैक्स दिया करेंगे, लेकिन इनका नाम टैक्सेबल इनकम नहीं रखेंगे। टैक्सेबल इनकम का लफ्ज सिर्फ किसके लिए खास है, टेबल 1 और 2 के लिए। अब मुझे बताएं, मुझे खर्चा क्यों पोर्शन करना पड़ा, क्योंकि मैं कमा रहा हूं। डेरिवेशन क्या होता है, कमाना। क्या कमाया है, इनकम। किसमें इनकम कमाई है, अगर मैं एक ज्यादा हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा लूं तो मुझे खर्चों को क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन। अगर मैं प्रॉपर्टी और बिजनेस में इनकम कमाऊं तो मुझे खर्चों को क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन। ये कौन सा पॉइंट हो गया, ए। अब हम करते हैं जी पॉइंट नंबर ए बी, सबर करें। ऐसा भी तो हो सकता है मैं ग्राउंड फ्लोर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस करके लोकल सेल कर रहा हूं पाकिस्तान में, यानी ग्लव्स बना के पाकिस्तान में बेच रहा हूं, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ग्लव्स बना के मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो मैं दोनों जगह बिजनेस इनकम कमा रहा हूं। लेकिन अब मैं दो काम कर रहा हूं। नंबर 1, एक मैं टैक्सेबल इनकम कमा रहा हूं और एक मैं फाइनल टैक्स रिजीम वाली इनकम। अब जब बिजली का बिल आएगा तो जाहिर बात है मशीनें ग्राउंड फ्लोर पे भी चली होंगी जो ग्लव्स बनाने हैं, और मशीनें फर्स्ट फ्लोर पे भी चली होंगी, तो इसलिए मुझे खर्चे को दोनों में क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन। क्लियर होगी बात। तो बता दें, जब बिजली का बिल आएगा तो जो लोकल हम बेच रहे हैं ग्लव्स, उनके लिए भी मशीनें चली होंगी, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ग्लव्स, उनके लिए भी मशीनें चली होंगी, लेकिन इनका नाम हम अजीब सा रखेंगे। वी आर अर्निंग इनकम विच इज टैक्सेबल इनकम, यानी इनमें से कोई, एंड वी आर अर्निंग इनकम विच फॉल्स अंडर फाइनल टैक्स रिजीम।
डेरिवेशन ऑफ इनकम कंप्राइजिंग ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम, एग्जाम्पल गिवन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, लोकल सेल एंड इनकम फॉलिंग अंडर फाइनल टैक्स रेजिम, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस, एक्सपोर्ट सेल। एक्सपोर्ट सेल के असल में रेट अलग है टेबल 1 2 के अलावा, वो रेट बड़े कम है ताकि एक्सपोर्ट सेल इनकरेज हो। भाई ये पानी ठंडा रखवाया करें। आपको चाहिए अपनी बोतल में पानी? आपको चाहिए अपनी बोतल में पानी? ले लें। हाँ हाँ बोतल लाओ, डाल दूँ? नहीं फुल कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं ले लो तो थोड़ा सा, अब तो मान जाइए, वो मान ही ना। ढक्कन ले, ढक्कन करो, उल्टा भर दूं, पूरी भर दूं? अब पहले आप कह रहे थे नहीं, आप कह रहे हो पूरी भर दूं, ये तो खाली पड़ी हुई है। वो साडा जाग ही गया सारा, माशाल्लाह। और ये किसी ने बनानी ले आए? पैसों की बात ना किया करो क्लास में। अच्छा हाँ, वो क्लास से भाई दरवाजे पे करते हैं वो। अच्छा, डेरिवेशन ऑफ इनकम कंप्राइजिंग ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड इनकम फॉलिंग अंडर, ये बना लें, बना लिया, बनाना है, बना लिया, बनाना है, बनाना खाई कितना अरसा हो गया? 3 दिन। अपनी और साथ वाले की खुराक का ख्याल रखा करें, जंक फूड ना खाने दिया करें इसको। मतलब ये नहीं कि खुद पकड़ के खा ले, वो खा रहा हो तो, मतलब जंक फूड ना खाने दिया करें इसको। पुराने ज़माने के स्कूल नहीं अच्छे होते थे, बाहर निकलते थे गाजर मूली मिल रही होती थी, खीरे मिल रहे होते थे, याद है? इसे काट काट के नमक डाल, नहीं? अच्छा, वो ऐसे स्कूलों में पढ़ा हुआ बाहर ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। पॉइंट नंबर बी, द कमाना ऑफ इनकम, द कमाना ऑफ अंडर आ एंड फॉर सम अदर पर्पस, ये हमारा कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर बी। हेड ऑफ इनकम, हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हमने दुकान खोली हुई है, और जो ऊपर वाला फ्लोर है उस पे हम खुद रह रहे हैं, होम स्वीट होम, होम हाउस होम, इसको घर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर ये क्या हो गया? हेड ऑफ इनकम। और ये क्या हो गया? अदर पर्पस। आप बताएं, जब बिजली का बिल आएगा तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि बिजली का बिल सारा का सारा बिजनेस इनकम में से माइनस कर दें? तो भाईजान ऊपर आप बिजली लेस ले रहे हैं, ऊपर भी तो बिजली इस्तेमाल करें, तो बिजली के बिल को दोनों में क्या करना पड़ेगा? लेकिन ऑब्वियसली इधर कोई इनकम नहीं कमा रहे होंगे तो वहां से माइनस नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर बिजली का बिल 50,000 पे आया तो तकरीबन 40-45,000 आप यहां से माइनस कर लें, बाकी 5-6,000 घर का बिल होगा। बस इस तरह कुछ ना कुछ आप जरूर करें, कंसिडरिंग द रिलेटिव नेचर एंड साइज ऑफ द एक्टिविटी। ये देख लें नीचे कितने एसी लगे हैं, ऊपर कितने एसी लगे हैं। कहते हैं अब मैं एग्जैक्ट चीजें तो नहीं बता रहा, कुछ ना कुछ अंदाजा लगा के कोई बाल बड़ी मुझसे कर। अच्छा, सब मीटर लगा लें फिर तो मसला ही हल है। फिर तो अपोर्शन करने की जरूरत नहीं। तो फिर क्यों अपोर्शन करना है? हमें तो तब अपोर्शन करना है जब खर्चा कॉमन हो रहा हो, दोनों जगह हो रहा हो। ये कौन सी इनकम थी? ये फाइनल
टैक्स रिजीम, और ये नॉर्मल टैक्स रिजीम, जिसके लिए हमने लफ्ज यूज किया था टैक्सेबल इनकम। चलें जी, फाइनल वर्जन आ गया डायग्राम का, अब इसको नोट कर लें। भाई वो आपने मुझे लेक्चर नहीं दिए, मैंने कहा था वीडियो लेक्चर्स। डन। आप जरा अच्छे अच्छे बच्चों की तरह इसको पढ़ लें। जब कभी, भाईजान चेहरा शरीफ इधर रखें ना, जब कभी हम खर्चा या डिडक्शन करें, एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहे हो, या किसी हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहे हो और फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम कमा रहे हो, किसी हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहे हो या एक्सपोर्ट सेल कर रहे हो फाइनल टैक्स रिजीम, या या कभी ऐसा हो हम किसी हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहे हो, हम किसी हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहे हों और फॉर सम, और इसके अलावा अपने घर में रह रहे हों, इसके अलावा अपने घर में रह रहे हों फॉर सम अदर पर्पस, तो ऐसी सारी सूरतों के अंदर आपने क्या करना है, द खर्चा, टोन को बदलें थोड़ा सा, द खर्चा, ट्राई करें दोबारा, द खर्चा shall be तोड़ो on any मुनासिब बेसिस, हरकतें देखते हुए नहीं, नेचर और उस एक्टिविटी का नेचर और साइज देखते हुए। ओके अपोर्शनमेंट ऑफ, खर्चों को क्या करना, तकसीम करना। अगर मैं एस्यूम करूं कि मिस्टर रियाज नॉन रेजिडेंट है, अभी तो मैंने ऊपर वाले सवाल में क्या एज्यूम किया था कि ये क्या है, रेजिडेंट की कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, पाकिस्तान सोर्स और, लेकिन अगर मैं ये एज्यूम करूं कि ये नॉन रेजिडेंट है और पाकिस्तान में 10-15 दिन रुका है, फिर इसकी सिर्फ कौन सी इनकम टैक्सेबल है? जवाब क्या आएगा हमारा, जवाब हमारा 978 आएगा या फिर जवाब हमारा 288 500 आएगा? इसको मैं जवाब ही समझूं आपकी तरफ से, ये जवाब इसका क्या आएगा, 2, क्योंकि जो बंदा रेजिडेंट होता है उसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है सिर्फ, लेकिन अगर एक पाकिस्तान और फॉरेन, और जो बंदा नॉन रेजिडेंट होता है उसकी सिर्फ, ओके अच्छा। अब खर्चों को अपोर्शन करने के लिए जो हमारे बुनियादी असूल हैं उनको हम पढ़ने लगे हैं अगले सफ़े के ऊपर। प्यार से साथ वाले का अगला सफ़ा खोल दें, कभी कभी उसकी हेल्प कर दिया करें, बड़ा है तो इज्जत करें, छोटा है तो शफकत समझ के उसके सफ़ा खोल दें, उसके कंधे पे थपकी दें। कंधे पे थपकी को क्या कहते हैं अंग्रेज, क्या स्पेलिंग है, PAT, पैट ऑन शोल्डर। ओके, प्लीज गिव अ पैट ऑन शोल्डर, ये फिक्र बनेगा। अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चों को क्या करना, अपोर्शन करना, खर्चों को
अपोर्शन, मैं खर्चों को पोर्शन करा रहा हूं, तुम बॉल पॉइंट को पोर्शन कर रहे हो। तुम नहीं, आप। अपोर्शनमेंट एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर that is incurred for a particular class shall be allocated to, ये तो पिछले सफे पे हमने सैलरीज के साथ सलूक किया ना, सैलरीज ऑन लास्ट पेज, प्रीवियस पेज। सैलरीज को हमने तोड़ा है मुनासिब बेसिस के ऊपर, या सैलरीज ऑलरेडी तूती हुई थी, ऑलरेडी पता था। एनी एक्सपेंडिचर that is incurred for a class, for a, असल में ना इन सब का नाम ये क्लासेस ऑफ इनकम रख रहा है। हेड्स ऑफ इनकम नाम तो इनका है ना, इन सब का नाम ये क्या रख रहा है, क्लासेस ऑफ इनकम। एनी खर्चा, एनी खर्चा that is incurred for a class, that is incurred for a class shall be allocated to, ये हमने यहां से क्यों माइनस किया है, क्योंकि ये किया ही इसके लिए। ये हमने यहां से क्यों माइनस किया है, ये किया ही इसके लिए। एनी कॉमन खर्चा, रशीद, एनी, क्या करने लगे हो मेरे साथ, तुम्हें अभी बताया जाएगा, तुम कॉमन हो। ये कॉमन तो नहीं था ना, ये तो पता चल रहा था किसके लिए। एनी, तुम्हारे लिए ऑर्डर आने लगा है, बादशाह सलामत, खुदा के लिए मुझे मत तोड़िएगा, इसको बंद कर दिया जाए, इसके लिए ऑर्डर आ चुके हैं। एनी कॉमन खर्चा शैल बी तोड़ो to each class of according to the following। अच्छा, अब ये फॉर्मूला देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान ये फॉर्मूला जो है वो क्या बनाया लॉ मेकर ने। खर्चे को पकड़ो, खुदा के लिए बादशाह सलामत कर दिया जाए, चुप, पकड़ लिया खर्चे को, जी बादशाह सलामत, डिवाइड करो ऑल क्लास ऑफ इनकम से। अच्छा बादशाह सलामत, 3 लाख जमा 7 लाख, मल्टीप्लाई करो आ क्लास ऑफ इनकम से, मतलब 3 लाख, जवाब दे दिया जाए 15। क्या ब्यूटीफुल फॉर्मूला बन गया, कितना मुश्किल और टेक्निकल फॉर्मूला है। इसको घर में बैठ के किचन में याद कीजिएगा, जब आग लगी हो, चाय बन रही हो, उस वक्त नोट कर लिया। खर्चे को ऑल, ये सीन है ना, ये देखें, खर्चा डिवाइडेड बाय ऑल मल्टीप्लाइड बाय समझा, ये पिछली भी जा ये बरकत के लिए बॉल पॉइंट रखी हुई है, हाइब्रिड वालों ने नोट नहीं कर रहे। डिवाइड बाय 3 लाख जमा 7 लाख मल्टीपल, पॉइंट डेप्रिशिएट कर जाती है इस्तेमाल होने से। एनी कॉमन खर्चा, एनी कॉमन डिडक्शन, ये अलाउंस का लफ्ज भी खर्चों के लिए यूज होता है। एनी कॉमन अलाउंस विच रिलेट्स टू बिजनेस इंक्लूडिंग फाइनल एंड, फाइनल इनकम तो मैंने आपको बता दिया, एग्जेम्प्ट इनकम भी मैंने आपको बताया हुआ, कौन सी थी, मिसाल के तौर पे ये एक जमीन है, यहां पे आप जो है आपने खेतियां उगाई हुई हैं, फसलें, फीलिंग आ रही है, चलें जबरदस्ती ले आए। इस जमीन पे आपने फसलें उगाई हुई हैं,
एप्पल। आप डायग्राम बना लीजिएगा जब आप सीए कर लें तो बीसी पे गुजारा चलाएं। और इधर आपकी दुकान है, अब कोई मशीन वगैरह चली, जनरेटर चला, तो उसे इधर भी पानी दिया, दुकान में पानी नहीं दिया, दुकान में लाइट जलाई, तो अब जो खर्चा आएगा उसको एग्रीकल्चर इनकम पे और इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा। जाहिर बात है जितनी बिजली इसके लिए इस्तेमाल हुई उसको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा और जितनी बिजली इसके लिए इस्तेमाल हुई, तो एग्रीकल्चर इनकम भी को बंदा कमा सकता है। ठीक है, ले जाएं साथ वाले को, कहाँ लेके जाएंगे? लॉ की क्लास में। कितने बजे है? 10:35। माशाल्लाह जज्बा बड़े आप लोगों में, कभी दर बदर, कभी इनके दर, कभी उनके दर। हाँ हाँ पूछें।